देखिए, कल्पना कीजिए कि एक इंसान है जो जिम में एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। मतलब उसके माथे से एकदम पसीना बह रहा है, सांसें बहुत तेज़ी से चल रही हैं और शरीर की एक-एक बूंद ऊर्जा उस मशीन पर झोंकी जा रही है। हाँ, बिल्कुल, वो तो बहुत आम नज़ारा है जिम का। हाँ ना? और अगर कोई बाहर से इस नज़ारे को देखे, तो मतलब ये लगेगा कि वाह यार! क्या कमाल का समर्पण है, क्या क्या शानदार मेहनत हो रही है। लेकिन उम, अगर ठीक 1 घंटे बाद उस मशीन को बंद करके उस दौड़ने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई वो असल में पहुंचा कहाँ? तो तो जवाब बड़ा सीधा और थोड़ा चुभने वाला होगा कि कहीं नहीं। बिल्कुल कहीं नहीं। वो इंसान उसी कमरे में ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। और पता है, ये तस्वीर जितनी सजीव है ना, उतनी ही बेचैन करने वाली भी है। क्योंकि मतलब ये सिर्फ एक जिम का दृश्य नहीं है, ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सही कहा। उम्म, पसीना बहाना, ऊर्जा खर्च करना और पूरी तरह से थक जाना, इसे ही हमने आज के समय में उपलब्धि मान लिया है। मतलब वो जो हसल कल्चर है ना, या लगातार व्यस्त रहने की जो होड़ है, उसमें इंसान दौड़ तो बहुत तेज रहा है, लेकिन वास्तविक दूरी कोई तय नहीं हो रही है। और बिल्कुल यहीं से आज की इस गहन चर्चा की नींव रखी जाती है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सामने जो नोट्स हैं वो जैक कैनफील्ड की बहुत ही मशहूर किताब द पावर ऑफ फोकस पर आधारित हैं। हाँ, वो बहुत ही शानदार किताब है। है ना? तो आज की इस डीप डाइव का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही समझना है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही सफलता की गारंटी क्यों नहीं है। बिल्कुल। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर उस ट्रेडमिल वाले इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी जीते हैं। तो आज हम गहराई से ये समझेंगे कि इस मानसिक ट्रेडमिल से उतरकर अपनी असली मंजिल तक पहुंचने के लिए फोकस का जो विज्ञान है और मनोविज्ञान है वो असल में काम कैसे करता है। और देखिए, इस चर्चा में गहराई तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैक कैनफील्ड के जो विचार इन नोट्स में उभर कर आते हैं ना, वे हमारी बुनियादी प्रोग्रामिंग को एकदम चुनौती देते हैं। हाँ, वो बचपन वाली प्रोग्रामिंग। बिल्कुल, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि सफलता के लिए बस ज्यादा काम करना होता है। इंसान अक्सर मान लेता है कि अगर वो दिन के अंत में पूरी तरह से थक चुका है, तो मतलब उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, कोई बड़ा काम किया है। हाँ, दिमाग को ऐसे ही लगता है। लेकिन थकान और प्रगति के बीच एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी बहुत गहरा तकनीकी अंतर है। तो चलिए इस अंतर को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। इन नोट्स के आधार पे जो पहला बिंदु सामने आता है वो ये है कि सफल लोग सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, बल्कि वे सही काम करते हैं। हम अक्सर एक ही समय में 10 अलग-अलग दिशाओं में काम शुरू कर देते हैं। ध्यान जल्दी भटक जाता है और लक्ष्य बार-बार बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सीधा सा सवाल या यूं कहें कि एक उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? मतलब क्या ये विचार उस पारंपरिक सोच को सीधे तौर पर नहीं नकार रहा, जहां हमें सिखाया गया था कि भाई कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता? क्या ये मेहनत से बचने का कोई नया बहाना तो नहीं बन जाएगा लोगों के लिए? नहीं नहीं, ये मेहनत से बचने का बहाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये मेहनत को व्यर्थ होने से बचाने का विज्ञान है। अच्छा, मतलब मेहनत को सही दिशा देना। बिल्कुल, कड़ी मेहनत को नकारा नहीं जा रहा है यहाँ। इसे ऐसे समझिए कि मेहनत एक इंजन है, हम्म। एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। लेकिन अगर उस इंजन को किसी दिशाहीन वाहन में लगा दिया जाए, तो वो सिर्फ ईंधन जलाएगा, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वो तो है। इंसान का दिमाग अक्सर व्यस्त रहने में ना एक तरह का डोपामाइन या वो जो खुशी का रसायन होता है, वो रिलीज करता है। डोपामिन हिट मिलता है। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति छोटे छोटे गैर जरूरी काम पूरे करता है, तो दिमाग को लगता है कि कुछ हासिल हो रहा है। कैनफील्ड असल में इसी मनोवैज्ञानिक धोखे की बात कर रहे हैं। इस बात को मैं बचपन में किए गए एक प्रयोग से जोड़कर देखता हूँ। मतलब हम सब ने कभी ना कभी एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी उस आवर्धक लेंस से कागज जलाने की कोशिश तो की ही होगी, है ना? हाँ। बिल्कुल, स्कूल में सब करते हैं। तो अगर एक कागज को कड़ी धूप में रख दिया जाए तो सूरज की गर्मी चाहे जितनी भी तेज हो, वो कागज अपने आप कभी नहीं चलेगा। सही बात है। ऊर्जा वहां मौजूद है, किरणें पड़ रही हैं, लेकिन वे बिखरी हुई हैं। लेकिन जैसे ही उस कागज और सूरज के बीच वो लेंस आता है, वो उन सारी बिखरी हुई किरणों को पकड़कर एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसी धूप से कागज जलने लगता है। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है और
अगर हम इसे मनोविज्ञान और विज्ञान के नज़रिए से एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये सिर्फ गर्मी पैदा करने की बात नहीं है। ये ऊर्जा की कोहेरेंस या एकरूपता का सिद्धांत है। कोहेरेंस मतलब थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, जैसे एक सामान्य बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और सिर्फ चीज़ों को रोशन करती है, लेकिन जब उसी रोशनी की तरंगों को एक ही दिशा में और एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर दिया जाता है, तो वो लेज़र बन जाती है। ओह, लेजर, हाँ। और लेज़र इतनी शक्तिशाली होती है कि वो लोहे को भी काट सकती है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम एक साथ करके ना अपनी मानसिक ऊर्जा को उसी बल्ब की रोशनी की तरह फैला देते हैं। बिल्कुल। हम 10 अलग-अलग दिशाओं में एक-एक कदम बढ़ाते हैं, बजाय इसकी कि पूरी ऊर्जा के साथ एक ही दिशा में 10 कदम बढ़ाएं। एकदम सही। तो ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना है, उसे लेजर बनाना है। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो ये है कि वो बिंदु आखिर है क्या? मतलब अपनी ऊर्जा को फोकस करने के लिए इंसान को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि उसे फोकस करना कहाँ है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन असल में वो सिर्फ एक धुंधली सी इच्छा होती है। यहीं से स्पष्टता यानी क्लैरिटी की अहमियत शुरू होती है। सही कहा आपने। नोट्स में जैक कैनफील्ड का जो सबसे जोरदार तर्क है वो यही है कि फोकस का सबसे पहला और अनिवार्य कदम है एक अत्यंत स्पष्ट लक्ष्य का होना। स्पष्ट लक्ष्य, हाँ। जब तक ये पता ही नहीं होगा कि अंतिम परिणाम कैसा दिखना चाहिए, तब तक दिमाग फोकस कर ही नहीं सकता। इंसान का दिमाग हवा में तीर चलाने के लिए नहीं बना है, इसे एक निश्चित टारगेट की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही रोजमर्रा का उदाहरण दिमाग में आता है। सोचिए कोई व्यक्ति अपनी बेहतरीन और बहुत ही महंगी कार में बैठता है, अपना नेविगेशन सिस्टम या जीपीएस चालू करता है और बस गाड़ी चलाना शुरू कर देता है बिना मंजिल डाले। हाँ, वही वो जीपीएस में अपनी मंजिल का नाम डालना ही भूल जाता है। अब वो चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चला ले, चाहे उसकी ड्राइविंग स्किल्स दुनिया में सबसे अच्छी हो, वो तकनीक या वो गाड़ी उसे कहाँ ले जाएगी? वो बस गोल गोल घूमता रहेगा जब तक कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ जीपीएस सिर्फ एक रूपक नहीं है, हमारे दिमाग में सचमुच एक जैविक जीपीएस होता है, जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहते हैं। आरएएस? हाँ, ये हमारे दिमाग के निचले हिस्से में ना न्यूरॉन्स का एक जाल होता है। हर सेकंड हमारे दिमाग तक लाखों सूचनाएं पहुंचती हैं। हमारा आरएएस एक फिल्टर की तरह काम करता है और तय करता है कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन्हें नज़रअंदाज करना है। तो जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो क्या होता है? तो जब इंसान के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो ये सिस्टम भ्रमित रहता है। लेकिन जब आप उसे एक स्पष्ट निर्देश देते हैं, तो वो आपके आसपास के माहौल से उन मौकों, उन लोगों और उन सूचनाओं को ढूंढकर आपके सामने लाने लगता है जो उस लक्ष्य से जुड़े होते हैं। लेकिन इन नोट्स में एक बात जो बहुत ही गहराई से रेखांकित की गई है, वो ये है कि सिर्फ दिमाग में लक्ष्य सोच लेना काफी नहीं है। कैनफील्ड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लक्ष्य को कागज पर लिखना, उसके लिए एक समय यानी डेडलाइन तय करना और एक ठोस योजना बनाना अनिवार्य है। बिल्कुल, लिखना बहुत ज़रूरी है। मुझे अक्सर इस बात पर आश्चर्य होता है कि आखिर दिमाग में सोचने और उसे कागज़ पर लिखने के बीच इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा क्या जादू है लिखने में? जादू नहीं, ये पूरी तरह से न्यूरोबायोलॉजी है। जब कोई विचार सिर्फ हमारे दिमाग में होता है ना, खासकर हमारे दाएं हिस्से में, तो वो एक कल्पना या एक धुंधले सपने की तरह होता है। हाँ, सपना। दिमाग में हर दिन 60 से 70 हजार विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब उस विचार को कागज पर लिखा जाता है, तो दिमाग के बाएं हिस्से को, जो कि तर्क और भाषा का केंद्र है, उसे सक्रिय करना पड़ता है। अच्छा, तो दिमाग का दूसरा हिस्सा काम पर लग जाता है। हाँ, लिखते समय हाथ की मांसपेशियां काम करती हैं, आंखें उस शब्द को देखती हैं। ये पूरी प्रक्रिया उस सपने को भौतिक दुनिया में एक ठोस आकार दे देती है। और वो जो डेडलाइन वाली बात थी, और जब उसके साथ एक डेडलाइन जुड़ जाती है, तो दिमाग को एक सर्वाइवल थ्रेट या तात्कालिकता महसूस होती है। बिना समय सीमा के दिमाग हर काम को कल पर टालने के लिए प्रोग्राम किया गया है,
ताकि उन ऊर्जा बचाई जा सके। ये तो बहुत ही शानदार व्याख्या है। यानी स्पष्टता और उसे कागज पर उतारना वो नींव है जिस पर फोकस की इमारत खड़ी होती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि मंजिल तय हो गई, कागज पर लिख भी लिया, दिमाग के उस RAS सिस्टम को भी चालू कर दिया, क्यों? फिर भी लोग उस रास्ते से क्यों भटक जाते हैं? हम अक्सर देखते हैं कि लोग जनवरी के महीने में बहुत जोश के साथ लक्ष्य बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनका रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। इसका कारण वे बाधाएं और ध्यान भटकाने वाले तत्व हैं जो एक शोर की तरह हमारे चारों ओर हर समय मौजूद रहते हैं। नोट्स में इन भटकावों या डिस्ट्रैक्शंस का बहुत स्पष्ट जिक्र है। जैसे मोबाइल और सोशल मीडिया। बिल्कुल, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऐसे काम जो हमारे मुख्य लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। किताब का एक बहुत ही कड़ा संदेश है, जो चीजें लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है उन्हें जीवन से बेरहमी से हटा देना चाहिए। मोबाइल और सोशल मीडिया तो आज के दौर की ऐसी सच्चाई है जिन्हें सब जानते हैं। हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचता है। लेकिन नोट्स को पढ़ते हुए एक और बहुत ही दिलचस्प बिंदु ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। वो है दूसरों की राय। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हैं अगर वे परेशान कर रहे हैं तो हम फोन को दूसरे कमरे में रख सकते हैं, ऐप डिलीट कर सकते हैं या इंटरनेट बंद कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन दूसरों की राय तो एक मानसिक बाधा है ना। क्या इस अदृश्य आवाज को म्यूट करना फोन को म्यूट करने से कहीं ज्यादा मुश्किल नहीं है? ये शायद इंसान के सामने मौजूद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। तकनीकी बाधाओं को हटाना आसान है क्योंकि वे हमारे बाहर हैं, लेकिन दूसरों की राय से डरना हमारी विकासवादी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। विकासवादी प्रोग्रामिंग मतलब इवोल्यूशन से जुड़ा है? हाँ, हजारों साल पहले जब इंसान कबीलों में रहता था तो दूसरों की राय उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। अगर कबीले के लोग आपसे नाराज हो गए तो आपको बाहर निकाल दिया जाता था और अकेले इंसान का जंगलों में जिंदा रहना नामुमकिन था। बाप रे। इसलिए हमारा दिमाग आज भी लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर एक तरह का डर महसूस करता है। यानी ये डर हमारी रगों में बसा हुआ है। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, दोस्त क्या टिप्पणी करेंगे, ये सब इंसान के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस प्राचीन प्रोग्रामिंग को आज के आधुनिक दौर में कैसे तोड़ा जाए? इस मानसिक शोर को कैसे शांत किया जाए ताकि फोकस बना रहे? इसके लिए डिसीजन फिटीग या निर्णय लेने की थकान के सिद्धांत को समझना होगा। हर दिन इंसान के पास फोकस करने की एक सीमित मानसिक ऊर्जा होती है, जैसे फोन की बैटरी होती है। बिल्कुल। जब हम हर किसी की राय पर ध्यान देते हैं, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारी वो ऊर्जा दोपहर तक ही खत्म हो जाती है। कैनफील्ड का संदेश यहाँ बहुत निर्मम है। क्या कहते हैं वो? इंसान को ये पहचानना होता है कि कौन सी राय रचनात्मक है और कौन सी केवल एक शोर है। एक तरह की मानसिक डू नॉट डिस्टर्ब स्थिति में जाना पड़ता है। आपको सचेत रूप से ये तय करना होता है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा का निवेश कहाँ करेंगे और किन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करेंगे। मानसिक डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ये सुनने में जितना शक्तिशाली लगता है, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल भी है। लेकिन जब हम अपने जीवन से अनावश्यक बाधाओं को हटा देते हैं तो जीवन में अचानक एक खालीपन सा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, एक वैक्यूम बन जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन में 4 घंटे अनावश्यक चीजों में बर्बाद करता था और उसने वो सब बंद कर दिया, तो अब उसके पास 4 घंटे बिल्कुल खाली हैं। इंसान का दिमाग खालीपन से घबराता है, बहुत ज्यादा घबराता है। तो इस खालीपन को कैसे भरा जाए ताकि पुरानी आदतें दोबारा उस जगह पर कब्जा न कर लें? यहीं से हमारे अगले महत्वपूर्ण पड़ाव आदतों और संगति का विज्ञान शुरू होता है। प्रकृति का एक अटल नियम है कि वो किसी भी तरह का खालीपन बर्दाश्त नहीं करती। अगर उस खाली समय को किसी ठोस और सकारात्मक चीज से नहीं भरा गया तो दिमाग अपनी पुरानी और आसान आदतों की तरफ वापस भाग जाएगा। इसलिए इन नोट्स के अनुसार फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए छोटी छोटी और नई आदतें विकसित करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। छोटी आदतें, जैसे नोट्स में जिक्र किया गया है कि रोज लक्ष्य पर काम करना, अगले दिन की योजना एक रात पहले बनाना और प्राथमिकताएं तय करना। मैं इसे अक्सर एक डाइट प्लान के उदाहरण से जोड़ के देखता हूं। वो कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति
इंटरनेट पर एक बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो देखकर या किसी की फिटनेस यात्रा सुनकर जोश में आकर जिम जाना या डाइट शुरू कर सकता है। वो मोटिवेशन या प्रेरणा उसे पहले दिन या पहले हफ्ते तक तो चला सकती है, बिल्कुल शुरुआती जोश होता है। लेकिन तीसरे हफ्ते की उस सुबह जब बाहर जोरदार बारिश हो रही हो, शरीर में दर्द हो और गर्म बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन ना कर रहा हो, तब वो प्रेरणा का वीडियो कोई काम नहीं आता। तब सिर्फ और सिर्फ उसकी आदतें ही होती हैं जो उसे बिस्तर से बाहर खींचती हैं। ये बहुत ही शानदार तुलना है। प्रेरणा दरअसल एक माचिस की तीली की तरह है। वो एक चिंगारी पैदा कर सकती है, एक शुरुआत दे सकती है, लेकिन किसी भी इंजन को या किसी भी आग को घंटों, महीनों या सालों तक जलाए रखने के लिए आपको एक स्थायी ईंधन की जरूरत होती है। और वो ईंधन आदतें हैं। हाँ, न्यूरोसाइंस की भाषा में वो स्थायी ईंधन हमारी आदतें हैं। जब कोई काम आदत बन जाता है तो वो दिमाग के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से में चला जाता है। अच्छा, बेसल गैंग्लिया? इसका मतलब है कि अब उस काम को करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा या इच्छा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ती। वो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन जाती है। कैनफील्ड यही समझाना चाहते हैं कि सफलता इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि सही आदतों के निर्माण का परिणाम है। लेकिन आदतों के अलावा इन नोट्स में एक और बात कही गई है जो शायद थोड़ी कड़वी है और जिस पर अमल करना सबसे मुश्किल होता है। हमारी संगति या हमारे आसपास के लोग। हाँ, ये हिस्सा बहुत जरूरी है। कैनफील्ड का कहना है कि व्यक्ति जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता है उसका सीधा असर उसकी सोच और उसके फोकस पर पड़ता है। सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहने से फोकस मजबूत होता है। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारे वर्तमान दोस्त या हमारे आसपास के लोग हमारे लक्ष्य से मेल नहीं खाते तो हमें उनसे दूरी बनानी होगी? क्या सफलता की राह में अपने पुराने सर्कल को बदलना एक जरूरी कीमत है? ये सचमुच एक बहुत ही कड़वा सच है जिस पर समाज में अक्सर खुलकर बात करने से बचा जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इसका जवाब हाँ है। हाँ है, मतलब सच में दूरी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है, मिरर न्यूरॉन्स। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो अनजाने में ही हमारे आसपास के लोगों की भावनाओं, उनके रवैये और उनकी आदतों की नकल करने लगते हैं। ये एक तरह का इमोशनल कंटेजियन या भावनात्मक संक्रमण है। यानी हम ना चाहते हुए भी अपने आसपास के लोगों का अक्स बन जाते हैं। वो हर समय हालातों की शिकायत करते हैं, जो खुद पर तरस खाते हैं और जिनका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो वे अनजाने में ही उस व्यक्ति की सोच को भी उसी स्तर पर खींच लाएंगे। उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एकदम। इसके विपरीत जब इंसान ऐसे लोगों के बीच होता है जो समाधान की बात करते हैं, जो अपने काम पर केंद्रित हैं, तो उसके मिरर न्यूरॉन्स उस सकारात्मकता की नकल करने लगते हैं। उसका अपना स्तर भी बिना अतिरिक्त मेहनत की ऊपर उठने लगता है। इसलिए अपनी संगति को कठोरता से चुनना फोकस बनाए रखने का एक बेहद अहम हिस्सा है। ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। इसका मतलब है कि फोकस केवल दिमाग के अंदर चल रहा कोई एकांत खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात से भी तय होता है कि हमारे आसपास का बाहरी माहौल कैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम अब तक के सफर को देखें, लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, उसे कागज पर लिख लिया गया है, भटकाने वाली चीजें और नकारात्मक शोर को जीवन से हटा दिया गया है, नई आदतें बना ली गई हैं और एक सही सकारात्मक संगति भी चुन ली गई है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन इन नोट्स का जो अंतिम हिस्सा है वो एक ऐसे कदम की ओर इशारा करता है जिसके बिना ये सारी की सारी तैयारी सिर्फ एक अच्छी कहानी बनकर रह जाएगी। और वो सबसे अहम और अंतिम कदम है लगातार कार्रवाई करना, यानी कंसिस्टेंट एक्शन। सिर्फ सही दिशा में देखने से या सिर्फ किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेने भर से वास्तविकता नहीं बदलती। सही बात है। फोकस एक दिशा सूचक है, लेकिन उस दिशा में कदम तो इंसान को खुद ही बढ़ाने पड़ते हैं ना। जैक कैनफील्ड हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई रातों रात घटने वाली घटना नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों को रोज दोहराने की एक उबाऊ लेकिन जरूरी प्रक्रिया है। आम मनोवैज्ञानिक स्थिति याद आ रही है। कौन सी स्थिति? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ ली हैं,
उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर विजन बोर्ड बना लिया है। रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स लगा दिए हैं। उसने अपना फ़ोन म्यूट कर दिया है और वो पूरा दिन बैठकर अपने लक्ष्य की एकदम परफेक्ट योजना बना रहा है कि वो काम को किस शानदार तरीके से अंजाम देगा। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेकिन हफ्तों बीत जाते हैं और वो ज़मीन पर एक कदम भी नहीं बढ़ाता। क्या ये उस स्थिति का क्लासिक उदाहरण नहीं है जिसे एनालिसिस पैरालिसिस या ज़्यादा सोचने का जाल कहते हैं? 100%। एनालिसिस पैरालिसिस की जड़ में असल में परफेक्शन की चाहत नहीं होती, बल्कि डर होता है। डर? किस चीज़ का डर? इंसान का दिमाग योजना बनाने में इसलिए खोया रहता है क्योंकि योजना बनाते समय फेल होने का कोई खतरा नहीं होता। वो सुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि जब तक योजना हर एंगल से परफेक्ट नहीं हो जाती, तब तक शुरुआत नहीं की जा सकती। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी योजना कभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। यानी ये दिमाग का हमें धोखे में रखने का एक और तरीका है। बिल्कुल। बिना एक्शन के फोकस सिर्फ एक भ्रम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले पूरी स्पष्टता आएगी तब वो काम शुरू करेंगे। लेकिन विज्ञान और अनुभव दोनों ये बताते हैं कि स्पष्टता काम शुरू करने से आती है। काम शुरू करने से स्पष्टता आती है, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, जब आप कोई कदम उठाते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी नहीं। तब आप अपने तरीके बदलते हैं। कैनफील्ड की नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि छोटे कदम उठाइए, चाहे वे कितने भी डगमगाते हुए क्यों ना हो, लेकिन रोज काम कीजिए। रोज काम करना जरूरी है। एक्शन ही वो पुल है जो कल्पना की दुनिया को वास्तविकता से जोड़ता है। ये बहुत ही सटीक और गहरी बात है। एक्शन ही स्पष्टता को जन्म देता है। बिना एक्शन के सबसे बेहतरीन फोकस भी सिर्फ एक अधूरा सपना है। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटे तो इन नोट्स से जो सार निकल कर आता है वो केवल सफलता पाने की कुछ तरकीबें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने के एक पूरे तरीके को, एक पूरे सिस्टम को दर्शाता है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक दिन के मोटिवेशन का खेल नहीं है। सबसे पहले एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना और उसे लिखना, फिर भटकाने वाली हर चीज, चाहे वे फोन की स्क्रीन हो या लोगों की नकारात्मक बातें, उन्हें निर्ममता से हटाना। इसके बाद सही आदतों का निर्माण करना, सही लोगों को अपने आसपास रखना और अंत में बिना परफेक्शन का इंतजार किए लगातार उस पर काम करते रहना। यही पावर ऑफ फोकस का असली अर्थ है। और जब मनोविज्ञान, आदतें और कार्रवाई, ये सारे तत्व एक साथ एक ही दिशा में मिलते हैं ना, तब इंसान उस मानसिक ट्रेडमिल से हमेशा के लिए उतरकर एक असली सड़क पर आ जाता है, जहां वो असल में आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तब उसकी ऊर्जा व्यर्थ में हवा में नहीं उड़ती, बल्कि उसका हर एक कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहन चर्चा ने वास्तव में मेहनत और सही दिशा के बीच के इस बारीक लेकिन विशाल अंतर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया है। मुझे भी यही लगता है। अब इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जाना बहुत जरूरी है। हमने आज देखा कि किसी भी इंसान का भविष्य उसके रोजमर्रा के फोकस, उसकी आदतों और उसके द्वारा किए गए चुनाव से तय होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपना सबसे ज्यादा ध्यान और अपनी सबसे कीमती ऊर्जा किन चीजों पर खर्च कर रहा है। बहुत ही अहम सवाल है ये। जो सूचनाएं दिमाग के अंदर जा रही हैं, जो काम रोज किए जा रहे हैं, क्या वे उस व्यक्ति को उसके अंतिम लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं, या फिर वो चीजें उसे सिर्फ उसी ट्रेडमिल पर दौड़ा रही हैं जहां पसीना तो बहुत बह रहा है, शोर भी बहुत है, लेकिन असल में कोई भी मंजिल हासिल नहीं हो रही है। ये तो खुद से पूछने वाली बात है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यही तय करेगा कि कल का दिन कैसा होगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।